चलो शुरू करें। चलो चलिए जी, बताइए कौन से चैप्टर का रिवीजन हम करेंगे अभी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसी को एक और नाम से हम जानते हैं, बोलो कौन? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। ठीक है, एकदम शांत होकर ध्यान से सुनते रहेंगे, ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। चलो जल्दी से एक बार चैप्टर का नाम लो, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। चलिए जी, अब ध्यान से सुनते रहना। क्या कहानी है सीआरपीसी का, है ना? सीआरपीसी। चलिए, आप लोग को एक चार्ट मैंने पढ़ाया था, मैं देखता हूं कितने बच्चों को याद है कि नहीं। चलो तुम लोग मेरे से चार्ट बनवाओ। लॉ कितने तरीके का होता है? आराम से, थोड़ा धीरे धीरे बोलना। पहला कौन? सिविल। धीरे धीरे बोलना, एकदम धीरे। दूसरा कौन? अच्छा बताइए, सिविल लॉ के अंदर अगर आप गुनहगार पाए गए तो ओनली फाइन पेनल्टी। क्रिमिनल लॉ के अंदर गुनहगार पाए गए तो पेनल्टी प्लस पनिशमेंट, मतलब जेल तो है, ठीक है। अच्छा, सिविल लॉ से, सिविल मैटर से जुड़ा हुआ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ कहाँ दिया गया है? सीपीसी के अंदर दिया गया है। एकदम सही बोल रहे हो तुम लोग। और क्रिमिनल लॉ जो है उससे जुड़ा हुआ सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। पहले बताइए सब्सटैंटिव लॉ कहाँ दिया गया है? आईपीसी, अभी तुरंत पढ़ाया। और प्रोसीजरल लॉ कहाँ दिया गया है? सीआरपीसी, है ना? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज सीआरपीसी, तो सीआरपीसी इज द प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स। और सीआरपीसी कभी अकेले नहीं रहेगा, हमेशा किसके साथ रहेगा? आईपीसी। तो आईपीसी सब्सटैंटिव लॉ है, तो कभी भी क्रिमिनल मैटर में गुनहगार कोई है या नहीं है, कौन सही कौन गलत, ये आईपीसी से पता चल जाएगा। और आईपीसी से पता चलने के बाद तो बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सब कहाँ चलती रहेंगी? सीआरपीसी। तो सीआरपीसी मस्ट बी रेड विद आईपीसी। आईपीसी सब्सटैंटिव है और सीआरपीसी प्रोसीजरल है। यही है ना कहानी? तो चलिए सीआरपीसी के बारे में एक बार बोलो, व्हाट इज सीआरपीसी? सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल मैटर्स, क्रिमिनल कोर्ट, है ना, क्रिमिनल केसेस। ये मतलब हुआ ना? ठीक है, तो चलिए अब लाइन बाय लाइन पढ़ते तो क्या ही रिवीजन करते हैं, मेरे मुंह से निकल रहा था पढ़ते हैं। ये साइड वाला सारा लाइट ऑफ कर दो, वो पर्दे पे आ रहा है ना, कॉर्पोरेट वेल से लोग देख लेंगे कि हाँ। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आइए जल्दी जल्दी स्पीड में करते हैं। सबसे पहले भारत के अंदर क्रिमिनल लॉ का एनफोर्समेंट कराना किसकी जिम्मेदारी है? सीआरपीसी, है ना? आप याद रखिएगा, सीआरपीसी तभी लगेगा जब कोई भी एक्ट या ओमिशन पहले क्या बनेगा? ऑफेंस। और ऑफेंस कहाँ से डिक्लेयर होता है? आईपीसी से। तो ऑफेंस के बारे में अभी तुरंत आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ाया तुम लोग को, है ना? आईपीसी का 2 चैप्टर पढ़ाया, आईपीसी 1 एंड आईपीसी 2, अभी तुरंत खत्म हुआ है। प्रीसीडिंग चैप्टर वही था। तो आईपीसी के अंदर ऑफेंस के कितने स्टेजेज होते हैं, क्राइम के कितने स्टेजेज होते हैं, सब हमने पढ़ा था। खैर थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी आएगा। अच्छा, ऑफेंस किसको कहते हो? तो ऑफेंस का मतलब वो एक्ट या ओमिशन। एक्ट का मतलब जो काम हमें नहीं करना चाहिए था कर दिए, ओमिशन का मतलब जो काम हमें करना चाहिए था हम नहीं कर रहे हैं, है ना? जिसको पनिशेबल कर दिया गया। पनिशेबल का मतलब जिसके लिए सजा सुना दी गई है। सजा सुना दी गई है तो वो सीआरपीसी के लिए क्या माना जाएगा? ऑफेंस। अगर सजा ना होता, सिर्फ पेनल्टी फाइन होता तो फिर वो सिविल ऑफेंस होता, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। सीआरपीसी के अंदर ऑफेंस का मतलब क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस तभी है जब सजा का प्रावधान हो। किसका प्रावधान हो? सजा का। सजा का मतलब जेल, फांसी, ये सब, ठीक। बाकी याद रखना, ऑफेंस होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड। जब तक गिल्टी माइंड साबित ना हो जाए वो सिविल ऑफेंस रहता है। एक बार गिल्टी माइंड साबित हो गया तब जाके वो क्या बनता है? आपका क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। क्या बनता है? क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। जल्दी बताइए, भारत में क्रिमिनल कोर्ट्स कितने तरीके के हैं? बोलते चलो, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट,
जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बहुत बार कुछ लॉज में भी स्पेशल कोर्ट बनाए जाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट में भी स्पेशल कोर्ट है, तुम्हारा सेबी एक्ट में भी स्पेशल कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, लेकिन कुछ मामलों में उसके पास भी कुछ क्रिमिनल पावर्स हैं, है कि नहीं। चलिए जी, बाकी अब जरा देखें, एक चार्ट मैंने तुम लोग को बनवाया था इस पे, है ना, वो चार्ट तुम मेरे से फिर से बनवाओगे, है ना। आप कोशिश करना कि चार्ट को देख के मत बनवा देना, फिर आपका रिवीजन नहीं होगा। आप क्या पढ़िए, लॉ, लॉ का समझते हो, जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उस लैंग्वेज को पढ़ पढ़ के मेरे से चार्ट बनवाओ, तुम्हारा उसी से तो रिवीजन हो जाएगा। चलिए बताइए, मैं इधर क्या लिखूं सबसे पहले, टाइप ऑफ कोर्ट, टाइप ऑफ कोर्ट, इधर क्या है, पनिशमेंट, इधर क्या है, पनिशमेंट, और इधर क्या है, फाइन, पेनल्टी, पेनल्टी, ये ना। चलो अब तुम क्या, कहां लिखो, डेथ सबसे लास्ट में, पनिशमेंट के बीच सबसे पहले, चलो जगह छुटाई बा, डेथ, ठीक, यही है एकदम, ऐसे ही है ना। चलो अब तुम बोलते जाओ नंबर 1 किसको लूँ, सुप्रीम कोर्ट, चलो सुप्रीम कोर्ट। नंबर 2 शॉर्टकट में, तुम्हारा चार्ट बना ही हुआ, शॉर्टकट में कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और तुम लोग चार्ट से चार्ट देख के मत करना, फिर मजा ही नहीं है ना। तुम लैंग्वेज पढ़ो और देख देख के बताओ। रुकना अभी, रुको रुको रुको। सुप्रीम कोर्ट के लिए बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस सुना सकता है, पनिशमेंट एनी, पेनल्टी एनी, कोई लिमिट है क्या। चलो अब बोलो हाई कोर्ट, डेथ सेंटेंस है, डेथ सेंटेंस सुना सकता है, पनिशमेंट एनी, पेनल्टी एनी, ठीक है। ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें रखा ही नहीं जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट तो भाई अपीलेट कोर्ट है, लेकिन देखा जाए तो हाई कोर्ट से शुरू होता है कहानी। नंबर 3 पे बोलो, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, है ना। ये एग्जॉस्ट फैन अगर चल रहा तो बंद कर दो, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन के थ्रू आवाज भी बाहर जाएगा, है ना। उमस तो हो रही है लेकिन आवाज भी बाहर चला जाएगा। अपने में तो ट्रैवल करता है साउंड, किस पर ट्रैवल करता है, एयर पे ना, तब नहीं जानते हो ये सब चीज। चलिए कोर्ट ऑफ अब लग रहा है कि लॉ पढ़ाते पढ़ाते आदमी साइंस पढ़ाने लगा। आइए कोर्ट ऑफ सेशन बताओ, बोलो देख देख बताओ, डेथ है, डेथ यस, बट सब्जेक्ट टू हाई कोर्ट कंफर्मेशन, ये ना, मतलब वो आपको आपको डेथ सेंटेंस सुना देगा, पर सुप्रीम हाई कोर्ट से एक बार उसको परमिशन लेना पड़ेगा, ये ना। अगला पनिशमेंट एनी, एनी, पेनल्टी एनी। चलो अब बोलो नंबर 4 पर बोलो, असिस्टेंट सेशन जज। तुम लोग चार्ट से चार्ट मत बोलना, देख देख के वहां से बोलना। बोलो डेथ, डेथ सेंटेंस नहीं, पनिशमेंट कितना साल, 10 साल तक का जेल सुना सकता है, पेनल्टी एनी है, एनी और बोथ भी है, इसमें बोथ वर्ड है, बोथ वर्ड नहीं है, बोथ बोथ होगा तो होगा ही, बोथ भी हो सकता है। चलो नंबर 5 बोलो, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है क्या, CJM, इसी के साथ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी है क्या, ऑब्लिक में बोलो, ऑब्लिक में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब बोलो डेथ नहीं, पनिशमेंट 7 साल, 7 साल, पेनल्टी, पेनल्टी 10,000, और बोथ है, ठीक है। नंबर 5 के बाद नंबर 6 बोलो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास, इसके साथ क्या है, ऑब्लिक करे कुछ है, चलो डेथ नहीं, पनिशमेंट 1 साल, और पेनल्टी 5,000, और बोथ, और बोलो लास्ट में 7, चीफ। अरे तो मुझे लग रहा है इसमें गलती की क्या, तुम CJM में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता, देखो तो उसको वही वाला पावर है, तो ये है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये था ना। और बताओ किसने पेनल्टी में नहीं, तो गलत दे दे के बता रहे थे तुम लोग अभी। आइए 5,000, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास आता, अब
तो कर रहे हो ना गड़बड़ी तुम लोग, देखो कहाँ से देख के बोल रहे हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, इसके साथ इसमें होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यही है ना कहानी। चलो अब रुको, मुझे ठीक करने दो। यहाँ पे ये एनी है, फिर 10,000 नीचे आ जाएगा, 10,000 नीचे आ जाएगा, ये है ना। और फिर क्या हो गया, बोथ, यही है ना। अब बताओ नंबर 7, अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्या, अच्छा यहाँ पे 1 ईयर ना होके 3 इयर्स हो जाता है, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, अब बोलो, डेथ नो पनिशमेंट 1 ईयर, और बोलो पेनल्टी 5,000 और बोथ। और एक नीचे ने एक नया, नए बुक में एक नया जुड़ा हुआ स्पेशल मजिस्ट्रेट ऐसे करके कुछ होगा, देखो तो क्या है वो, क्या है स्पेशल, क्या है वो, स्पेशल नंबर 8 स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बोलो डेथ नहीं, पनिशमेंट 3 साल, और पेनल्टी 5,000, बोथ, ये है ना। अगर किसी को लग रहा है कि तुमने चार्ट गलत उलट बनाया तो एक बार फोटो खींच के ठीक कर लो। ये हमारे यहाँ का रिवीजन होता ही नहीं है, पहली बार पढ़ाई हो जाता है। अब ठीक है ना कि इसमें भी तुम लोग गड़बड़ किए हो, ये ठीक है ना एकदम सही है। अब अच्छा वो समझ रहा हूँ, अभी खा के जो बैठे हो ना तो दिमाग चला गया घुटनों में, है ना। चाहे खतरनाक था, खतरनाक डिवीजन मैराथन है तो सारी चीजें खतरनाक ही होंगी ना। एक बच्ची बोल रही है साइड प्लीज, तो साइड प्लीज के चक्कर में तो मैं उतर ही जाऊंगा भाई, है क्या है, बोथ 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 ही तो लिखा हुआ है मेरे पीछे, हर जगह बोथ ही तो लिखा हुआ है। अब मुझे क्या बढ़िया, मैं बैठ गया हूं, हाँ बोथ 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 लिखा हुआ है। अच्छा 4-5 में बोथ नहीं है, अरे जब ऊपर से वो होता हुआ आ रहा था, आप क्या लगता है ऊपर वाले को बोथ का पावर नहीं होगा, वो लिखना छूट गया है, लेकिन बोथ हर जगह है कि नहीं। चलिए हटाऊं क्या, सारे बच्चे बोले बोथ नहीं होगा 4-5 में, मैंने बता दिया 4 और 5 में बोथ नहीं लिखा है, पर आप समझिए जब नीचे वाले को बोथ का पावर दे रहा तो ऊपर वाले को नहीं दे रहा होगा। चलिए हटाऊं क्या, चलो हो गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया तुम्हारा। अब आइए दो के बीच में डिफरेंस खोजते हैं, प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। याद रखना, प्लीडिंग, कोर्ट में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब प्रार्थना, तो प्रार्थना जरूरी सिर्फ वकील करेगा कि तुम भी कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, तो याद रखना इसका मतलब प्लीडर वो है जो वहां पे कोर्ट में प्रेजेंट हो रहा है और प्लीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसा करने के लिए आपका लॉयर होना जरूरी नहीं है, जो भी ऑथराइज्ड है वो प्लीड कर सकता है। जैसे मालूम चला कोर्ट में केस चल रहा है, सामने से सीबीआई का ऑफिसर है, तो सीबीआई का ऑफिसर प्लीड नहीं कर रहा है, तो सीबीआई का ऑफिसर क्या लॉयर है, तो फिर। अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, ये तो खैर सरकारी ऑफिसर होता है, सरकार के जितने भी केस होते हैं, सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी केस होते हैं उस केस को कौन देखता है, आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखता है। क्या ये हर हाई कोर्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, बोलो कहाँ लिखा हुआ हर हाई कोर्ट के साथ जुड़ा होता है, तो हर हाई कोर्ट में एक होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस 3 बेसिस पर करते हैं हम लोग, बोलो ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू गेट द बेल, ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट। इधर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू गेट द बिल। सबसे पहले तो बिल का मतलब क्या होता है, आप बिल का मतलब ये है कि आप सरकारी, जो सरकार के कब्जे में आप थे, पुलिस के कब्जे में थे, वहां से आपको हटा के एक प्राइवेट पर्सन के कब्जे में आपको डाल दिया जाता है, जो आपका गारंटर बनता है, और वो इस बात की गारंटी देता है कि जब भी सरकार या पुलिस इस आदमी को बुलाएगी हम इसको लेके आएंगे, इसी को बिल कहते हैं। अब देखिए बेल लेना, अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल लेना आपका राइट है, अगर आप बेल पिटिशन लगाओगे यू विल गेट द बेल श्योरली।
लेकिन इफ द ऑफेंस इज नॉन बेलेबल, आपके पास राइट टू गेट द बिल नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कीजिए, द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द बिल। तो नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बिल मिलेगा ही नहीं, नॉन बेलेबल का मतलब ये होता है कि यू हैव नॉट राइट टू गेट द बिल, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो बिल के लिए, द कोर्ट मे और मे नॉट ग्रांट द बिल ऑन द बेसिस ऑफ अरेस्ट, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट दो तरीके का, समन केसेस एंड वारंट केसेस। वो समन केसेस में आपका पनिशमेंट मैक्सिमम कितना जाएगा, 2 साल तक, और वारंट केसेस में 2 साल से ऊपर का मतलब 2 साल से ऊपर भी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और फांसी तक हो सकता है। तो अब बताओ इस तीनों में से हार्श कौन है? हार्श है नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल और वारंट। ये तीनों हार्श हुआ कि नहीं हार्श हुआ, पहले बताओ आप। ठीक है जी, तो ये याद रहेगा, तुम लोग को याद होगा ही, खैर तो बड़ा सिंपल सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़े, चलो अब लाइन बाय लाइन भी एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या है। आइए, बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल पढ़ा दिया। बिल का मतलब क्या होता है कि आपको लॉ के ऑफिसर से कस्टडी से छुड़वा के प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में डाल दिया जाएगा। प्राइवेट पर्सन कौन होता है? जो आपका सिक्योरिटी होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी का मतलब गारंटर। चलिए जी, बिल कितने तरीके का होता है बताओ? एक होता है रेगुलर बेल, और भी मतलब इंटरिम बेल और एंटीसिपेटरी बेल, ये है ना सबकी बुक में। रेगुलर बेल में आपका क्या हो गया, पहले पूरा केस वेस डिसाइड हो गया, उसके बाद आपको बेल मिल गया। इंटरिम मतलब केस चल ही रहा है, बीच में क्या मांग लिया आपने, बेल मांग लिया। और एंटीसिपेटरी का मतलब केस अभी चालू भी नहीं हुआ है, आपको पहले से डर हो रहा है कि मुझे नॉन बेलेबल ऑफेंस से फंसाया जा सकता है, तो आप पहले हाई कोर्ट में जाके क्या ले सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल, है ना। तो एंटीसिपेटरी बेल आपको 2 ही लोग दे सकते हैं, या तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, जानते हैं ना। बाकी जब भी वो कोई आपको वो क्या देगा, आपको देगा एंटीसिपेटरी बेल, तो जो अपोजिट पार्टी है उसको एक बार रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, क्योंकि अगर तुमको एंटीसिपेटरी बेल मिल रहा है तो किसी दूसरे का राइट अफेक्ट हो रहा है ना। ठीक है, बाकी एक बात बताइए, जब भी कोर्ट बेल देगा, एंटीसिपेटरी बेल देगा, तो वो कुछ कंडीशन पे देगा। कंडीशन क्या क्या है भाई, कि जब भी हम आपको बुलाएंगे तब आप अवेलेबल हो जाना फॉर इंट्रोगेशन। दूसरा, आप अपने जो सामने वाला पार्टी है उसको डराओगे नहीं, उसके साथ गलत मतलब डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, क्योंकि लोग बेल पे बाहर निकल के किसको डराते हैं, जो उन पर केस किया रहता है। तीसरा, इंडिया के बाहर नहीं जाओगे जब तक कि कोर्ट से तुम पूछ ना लो। और चौथा, याद रखिएगा और भी कंडीशन लगाया जा सकता है। तो क्या एंटीसिपेटरी बेल आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है ना, बहुत सोच समझ के ही क्या मिलता है, एंटीसिपेटरी बेल मिलता है। चलिए जी आगे, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पढ़ाई दिया, बाकी दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा सीरियस ऑफेंस होता है, तभी तो आपका अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लेस सीरियस ऑफेंस होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकता है, उसको वारंट लाने की भी जरूरत नहीं है। पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट का वो आपको टच भी कर नहीं सकता। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट भी कर सकता है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो तभी इन्वेस्टिगेट करेगा जब मजिस्ट्रेट से उसको क्या मिल गया हो, परमिशन, दैट इज वारंट, दैट इज वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस के कुछ एग्जांपल जैसे राइट, मर्डर, ठगी, वॉलेंट्री काउजिंग, ग्रीवियस हर्ट, इस तरीके का। और नॉन कॉग्निजेबल में बहुत तरीके का, फॉल्स एविडेंस दे दिया, सरकारी ऑफिसर को काम करने में रोक दिया, जानबूझ के किसी को थोड़ा परेशान किया, चीटिंग, फॉर्जरी, ये सब। समन एंड वारंट केसेस बता ही दिया। छोटे केसेस क्या माने जाते हैं, समन केसेस, जहाँ पे 2 साल से ज़्यादा की सजा नहीं हो सकती, और जो समन नहीं है वो वारंट है। ऐसे उल्टा लिखता है ये लोग, कहता है जो वारंट नहीं है वो समन है। तो वारंट कौन है, जहाँ पे आपको 2 साल से ज़्यादा का जेल हो सकता है। 2 साल से ज़्यादा का मतलब तो कुछ भी है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और फिर आपका डेथ सेंटेंस भी है कि नहीं। वारंट केसेस और समन केसेस में क्या डिफरेंस है, फिर वही बात, अगर आपका 2 साल डेथ सेंटेंस है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या 2 साल से ज़्यादा का है तो वारंट केस, अगर ऐसा नहीं है तो समन केस। सब पढ़े हुए हो ना। चलिए याद रखिएगा, जो वारंट केस है वो बड़ा टफ है, इसलिए उसका ट्रायल प्रोसीजर काफ़ी एलोबरेटेड है, लेकिन समन केसेस का ट्रायल प्रोसीजर उतना एलोबरेटेड नहीं है। याद रखिएगा, जो समन पहला कौन सा केस है, वारंट है ना ये, और ये कौन सा है, समन केस। ऊपर लिखे हुए तुम लोग बुक में ऐसे। चलो
तो वारंट केसेस और समन केसेस। अच्छा एक बात बताइए, वारंट केसेस में चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है? यस। पर समन केसेस में चार्जशीट की उतनी जरूरत नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। वारंट केसेस के अंदर क्या मजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज कर सकता है एक्यूज्ड को अगर कंप्लेनेंट नहीं आया तो? लेकिन जो तुम्हारा समन केसेस है उसमें दो केस में कंप्लेनेंट नहीं आया तो भी, या कंप्लेनेंट मर गया तो भी, तो इसका मतलब वहां पे समन केसेस में छूटना थोड़ा आसान है, वारंट केसेस में छूटना आसान नहीं है। उसके बाद आप वारंट केस को वापस नहीं ले सकते, अगर केस आपने किसी पर कर दिया वारंट केस तो उसका विड्रॉल नहीं हो सकता, लेकिन समन केसेस का आपका विड्रॉल आराम से हो सकता है। किससे पूछ के? मजिस्ट्रेट से पूछ के। वारंट केसेस के अंदर अगर एक्यूज्ड कन्विक्टेड है तो उसको कोर्ट सुनेगा ऑन अ क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। मतलब वहां पे अगर वारंट केस है तो बात यह कि जेल, अब बात करो कि जेल कितना होगा, इस पर बात ज़्यादा होता है। और समन केसेस में क्या है, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंटेंस वाली बात ही नहीं होती, बहुत बार उन लोगों को कुछ होता ही नहीं है। छोटा केस है ना, मैक्सिमम 2 साल की सजा है, बहुत बार सजा ही नहीं होता। लेकिन वारंट केसेस हुआ है तो 2 साल से ऊपर का ही सजा होना है, तो सजा तो पक्का हो गया है। जब सजा हो गया तो किस बात पे बात बनती है, सजा कितना होना है। लेकिन समन केसेस में तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सजा हो ही ना। चलो कंप्लेंट का मतलब क्या होता है बताओ? कंप्लेंट होने के लिए 2-3 चीजें का होना जरूरी है। पहला बताओ, क्या कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है? यस। राइटिंग में भी हो सकता है? यस। आप कंप्लेंट जब करते हैं तो क्या बोलते हैं जाके कि सर मैंने किसी को ऑफेंस करते देखा है, और किसके सामने कंप्लेंट करते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करते हैं, और आप क्या चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट आपके उस कंप्लेंट पर क्या ले, एक्शन ले। अच्छा बहुत बार पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट किया, मतलब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें बोला कि मुझे लगता है इस आदमी ने उसको मारा है, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद सच में उसी आदमी के आसपास के सारे सबूत मिलते हैं, तो जो पुलिस ऑफिसर था वही कंप्लेनेंट माना जाएगा और फिर वहाँ पे केस बन जाएगा। तो जरूरी नहीं कंप्लेनेंट आम आदमी हो, बहुत बार पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते करते वो भी कंप्लेनेंट का दर्जा पा लेता है, बशर्ते वो जो आरोप लगाता है वो बाद में साबित होना चाहिए। अब आइए, एक वर्ड होता है इंक्वायरी, एक वर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन, और एक वर्ड होता है क्या, ट्रायल। 3 वर्ड होता है ना, बोलो कौन कौन सा वर्ड होता है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। एकदम बढ़िया लिखा है लोग। पहले हमेशा इन्वेस्टिगेशन होता है, और इंक्वायरी और ट्रायल दूसरे नंबर पे ही है, 2/2 ही है। या तो इंक्वायरी ऐसे भी, देखो 2/2 जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी होता है, देखो सिखाता हूँ। बहुत बार इंक्वायरी के बाद ट्रायल होता है, अब बहुत बार सीधे ट्रायल हो जाता है, जैसे इन्वेस्टिगेशन फिर इंक्वायरी और फिर ट्रायल, या बहुत बार इन्वेस्टिगेशन के बाद सीधा ट्रायल, मतलब इंक्वायरी होगा ही नहीं। अब सुनिएगा क्या है, जब भी कोई भी केस होता है, जब भी कोई भी केस होता है, सबसे पहले कौन पहुंचता है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर पहुंच के वहां पे एविडेंस कलेक्शन करता है, तो एविडेंस कलेक्शन को बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद केस बनता है कोर्ट में। केस कहाँ बनता है? अगर कोर्ट को पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सही नहीं लगा तो कोर्ट अपना इंक्वायरी करवाता है, लेकिन अगर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन उसको ठीक ठाक लग रहा है तो सीधा ट्रायल में चला जाता है। सीधा कहाँ चला जाता है? ट्रायल में। ये बात समझ में आ गया? तो चलिए, इंक्वायरी और ट्रायल दोनों जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, इंक्वायरी और ट्रायल। बस ये है कि इंक्वायरी का मतलब एक तरीके का फर्दर इंक्वायरी होगा इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद, और ट्रायल तो हर केस में होना है, क्योंकि ट्रायल के बाद ही पता चलेगा कौन सही कौन गलत। ट्रायल का मतलब एक तरीके का बहस, जब वकीलों में बहस शुरू होती है तो वो सब हो गया ट्रायल, है ना। तो आइए, डिफरेंस किसके बीच में पूछ रहा है? इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव लगभग एक जैसा ही है। क्योंकि जब कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं होता है तो वो इंक्वायरी करवाता है, तो ये समझने की जरूरत है कि इन्वेस्टिगेशन से अलग कैसे है इंक्वायरी। बाकी ट्रायल तो हर जगह ही होना, ट्रायल का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो प्योर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। आइए, सबसे पहले इंक्वायरी का मतलब देखिए, साफ साफ लिखा, ट्रायल को छोड़ के कुछ हुआ तो वो इंक्वायरी है। क्योंकि देखो, इन्वेस्टिगेशन तो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स है, जुडिशियल 2 है, कौन कौन? इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो जो ट्रायल नहीं है वो क्या है? इंक्वायरी है ना। बाकी इंक्वायरी हमेशा कौन कराएगा? मजिस्ट्रेट या कोर्ट, ठीक है। पर इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस ऑफिसर या आपका जो भी अलग ऑफिसर है, बशर्ते वो कहाँ का ऑफिसर हो, एग्जीक्यूटिव सरकारी ऑफिसर्स हो, ठीक है। अगला, इंक्वायरी हमेशा, बार बार बोल रहा हूँ, किसके द्वारा करवाया जाता है? मजिस्ट्रेट या कोर्ट, लेकिन ये हमेशा पुलिस ऑफिसर के
बस मजिस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, कोई अदर ऑफिसर होगा, मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट हो जाएगा तो इंक्वायरी वर्ड हो जाएगा। चलिए अगला, इंक्वायरी चूंकि मजिस्ट्रेट करवा रहा है तो क्या हो गया, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं, वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है। क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स है। इंक्वायरी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि फर्दर एक्शन से पहले एक बार फिर से चेक करवा लेना चाहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया है वो सही है या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो पहली बार ही होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है सारे के सारे सबूत को इकट्ठा करो, सारे के सारे सबूत को क्या करो, इकट्ठा करो। बाकी इंक्वायरी एक छोटे से रूमर पे भी हो सकता है, जैसे रूमर उड़ गया कि पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था तो उसी पर इंक्वायरी चालू हो जाएगा। पर इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगा जब पुलिस को लग जाता है कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, तभी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, अदरवाइज वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते नहीं है। चलिए हेडिंग बोलो, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। जनरल रूल तो यही है कि आप अरेस्ट करेंगे तो वारंट चाहिए, लेकिन मैं एक्सेप्शन पर आ रहा हूँ। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे सीधा आपका अरेस्ट हो सकता है, वारंट की जरूरत नहीं है। अब आइए इसमें कौन कौन सा केस है। एक तो पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सब जानता ही है ना। उसके बाद दूसरा, अगर आप पे आरोप क्या चीज़ का है, हाउस ब्रेकिंग का आरोप है, आप ऑफेंडर हैं, चाहे इस कोड में या चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने आपको ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, आपको देख के लग रहा है कि जो सामान आपके पास है पक्का आप चोरी करके लाए हैं। उसके बाद आप पुलिस ऑफिसर को उसके ड्यूटी में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। आप मालूम चला आर्मी से भगौड़े हैं, भगौड़े का मतलब भागे हुए हैं, है ना। डेजर्टर है, डेजर्टर समझते हैं, आर्मी छोड़ के भाग जाता है जो, है ना। उसके बाद मालूम चला आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया भारत के बाहर, लेकिन अगर वो एक्ट भारत में हुआ होता तो शायद वो ऑफेंस माना जाता और वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता। तो भले ही भारत के बाहर करके भारत में आओगे तो भी तुम्हारा यहाँ अरेस्ट हो जाएगा। अगला, तुम थे कन्विक्ट और मालूम चला तुमने अपने कन्विक्ट से जुड़े हुए जो रूल हैं उसका क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, तो आपका अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है। और लास्ट में, आप किसी एक एरिया में घूम रहे हैं, हो सकता है वो एरिया आपका ना हो, है ना, लेकिन जो आपके एरिया का पुलिस ऑफिसर है उसने उस एरिया के पुलिस ऑफिसर को बोल दिया कि हमारे यहाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस करके भागा है, तो दूसरा एरिया का भी पुलिस स्टेशन आपको पकड़ सकता है, प्रोवाइडेड दूसरे एरिया के पुलिस स्टेशन को क्या मिला हो, पहले पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट मिला हो कि हमारा एक भागा हुआ अपराधी आपके एरिया में घूम रहा है, आप उसको क्या कर लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए, है ना। तो ये सब कुछ सिचुएशन है ना, और ये सारे सिचुएशन में आपका अरेस्ट हो सकता है विदाउट वारंट। अगला, क्या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे नाम पूछा गया और पता पूछा गया और तुमने नाम पता नहीं दिया पुलिस को, तो पुलिस तुमको अरेस्ट कर ले। जैसे रात बिरात आप कहीं घूमने फिरने इधर उधर गए और आपसे पूछ लिया कहाँ घर है तुम्हारा, क्या नाम है, तुम नहीं बता रहे हो या जो नाम बता रहे हो गलत बता रहे हो। जैसे तुमसे पूछा नाम क्या, तो बोला नरेंद्र मोदी, कहाँ रहते हो, तो मालूम चला प्रधानमंत्री निवास में रहता हूँ, और देख के कहीं से प्रधानमंत्री का पौ भी नहीं लग रहे हो, है ना, तो क्या उस केस में तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है, तुम्हारा अरेस्ट हो सकता है और तुरंत तुमको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया जाएगा। कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर। उसके बाद मजिस्ट्रेट को फैसला करना है कि वो तुमको आगे जेल भेजना है या नहीं। अच्छा, क्या एक प्राइवेट पर्सन, हम आप जैसे लोग, हमारे आपके सामने अगर कोई भी कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, या हमें पता है ये भागा हुआ, जेल से भागा हुआ आदमी भाग रहा है, तो क्या हम भी उसको पकड़ के अरेस्ट कर सकते हैं, एक तरीके से हम भी उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब घूमने फिरने निकले और उनके सामने तुम क्या करते पाए गए, ऑफेंस, तो क्या मजिस्ट्रेट साहब भी तुमको एग्जैक्टली कस्टडी में डलवा सकते हैं। यस, उसके बाद एक लाइन खिंचवाया होगा तुम लोग को नहीं खिंचवाया तो खिंच लो, बाकी है ना, लाइन खिंचा हुआ ना। हाँ, अब ये अलग है ना हॉवेवर वाला। बाकी याद होगा आर्मी के लोगों को, अच्छा आर्मी के हमेशा क्या, जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं तब, जब वो हमेशा नहीं, हमेशा तो ऐसे तो आर्मी वाला बदमाशी करने लगेगा, तो जब वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे हैं, क्या कहते हैं उसको, जब वो लोग मिशन पे होते हैं, तो मिशन पे हैं, मालूम चला यहाँ का पुलिस पकड़ लिया, बेचारा आतंकवादी का पीछा कर रहा था यहाँ का पुलिस वाला चालान काटूंगा पहले, तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तो अगर वो अपने ऑफिशियल मिशन पे हैं तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। अगर उसको अरेस्ट करना है तो किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी के लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के थोड़ी होते हैं वो। चलिए, अच्छा आपको कभी भी पकड़ा जाएगा, चाहे किसी भी केस में पकड़ा गया हो, तो क्या पकड़ के रख लेगी पुलिस या मैक्सिमम 24 घंटे अपने पास रख सकती है, बोलो। 24 घंटे के अंदर उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने रखना है। जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट अगर आपका मजिस्ट्रेट नहीं है तो मैक्सिमम कितने दिन का रिमांड दे सकता है वो, 15 दिन का।
और 15 दिन के अंदर आपको उस कोर्ट के पास ले जाना जहां तुम्हारा केस चलेगा। अच्छा, जहां तुम्हारा केस चलेगा वो वाला मजिस्ट्रेट तुम्हें कितने दिन तक का दे सकता है रिमांड? 60 दिन तक का पुलिस रिमांड में तुमको भेज सकता है। फिर चार्जशीट दाखिल होगा, उसके बाद फिर केस चालू होगा। तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वो मैक्सिमम 15 दिन का रिमांड देता है, क्योंकि 15 दिन में उसको उस मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा देना है जो मजिस्ट्रेट में उसका मेन केस चलेगा। और बाकी जो उसका अपना मजिस्ट्रेट होगा वो कब तक चलता रहेगा? चलिए आगे। अब आइए दो चीजें, आप इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं जल्दी बताओ? टू पुलिस, टू पुलिस, पुलिस को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन जो दे रहे हो दैट इज रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो बताओ तुम्हारा उस इंफॉर्मेशन को कहाँ रखेगा? FIR नाम का एक क्या होगा? आपका बुक होगा, रजिस्टर होगा। फुल फॉर्म बोला FIR का, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें वो दाखिल कर देगा। अच्छा, अगर तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रिगार्डिंग नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब तो फिर वो तुम्हारा नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में वो उसकी एंट्री कर देगा, जिसको आम भाषा में डायरी एंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो हर जगह FIR नहीं होता है। सबको क्या लगता है कुछ भी हुआ जगह FIR कर दो, मोबाइल गिर गया FIR कर दो, FIR मोबाइल गिर गया तो FIR हो जाएगा। वो NCR होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मालूम है ना? ऐसा चार्ट तुम्हारा पहले से बना होगा बुक में, देखो ऐसा वाला चार्ट बनाया होगा एक FIR वाला। अरे जरूरी नहीं कि ये चार्ट तुम उतारो, ये ऐसा बना होगा, कोई ना कोई दूसरा चार्ट तो बना होगा। नहीं है तो ये बनाओगे। CO और NCO का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक बार तुम सेक्शन भी मैच कर लेना, यही है कि नहीं। FIR में देखो तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR का हेडिंग ही कॉग्निजेबल होगा। और नॉन कॉग्निजेबल का देखो तो स्टेट गवर्नमेंट का एक डायरी वायरी लिखा होगा या रजिस्टर। NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे घबराओ नहीं, अभी एक बड़ा चैप्टर आने वाला है इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें तो बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत है तुम लोग को, वो थोड़ा टेक्निकल है ना। ऐसे तो ये भी टेक्निकल ही है, टेक्निकल है तभी तो भाग रहा है सब, है कि नहीं? लिखा CO का मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस, NCO का मतलब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा बताओ? NCR का मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, D2H वाला बच्चा सब हिम्मत मत हारो, अगर नींद आ रही थे अपने दोनों गाल पे एक एक तमाचा मारो जोर से। अपने गाल पे बोला, यहां दूसरे गाल पे मार रहा है सब। अब घबराओ नहीं, धीरे धीरे, बस 4 बजने ही वाला है, पता नहीं चलेगा ना अभी। अभी देखो ना FIR लॉन्च कर रहा हूं अभी। चलिए हो गया, हो गया। चलिए तो ये था। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा FIR दर्ज हुआ तो पक्का कॉग्निजेबल है, और कॉग्निजेबल का मतलब क्या? वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा, मजिस्ट्रेट से उसको पूछने की जरूरत नहीं है। और अगर जैसा इस देश में होता है कि गरीबों का FIR नहीं लिखा जाता है, तो अगर तुम्हारा FIR नहीं लिखा जा रहा है तो आप उस जिले के SP समझते हो, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जाके कंप्लेन कर सकते हैं। या तो SP फिर खुद FIR लिखेगा, या वो अपने नीचे के ऑफिसर को FIR लिखने का आदेश देगा। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है। चलो भाई, अब बाकी अगर वो NCR है तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकता। चलिए समरी ट्रायल बताओ तो, समरी ट्रायल कैसे केसेस का होता है? समरी ट्रायल जनरली किसका होता है? समन केसेस का। कैसे पता चला समन केसेस? सिर्फ समन केसेस का समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल का मतलब स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल का मतलब जल्दी जल्दी ट्रायल। तो जल्दी जल्दी ट्रायल बड़े केस का होगा या छोटे केसेस का? छोटे। छोटे केसेस कौन होता है? वारंट या समन? समन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेगा। तो ऐसे केसेस जिसमें अगर जेल है तो जेल मैक्सिमम कितना है? 2 साल। अगर मालूम चला अगर प्रॉपर्टी का केस है तो प्रॉपर्टी कितने की है? 2000 तक, 2000 से ज्यादा नहीं। तो छोटे छोटे केस का होगा। समरी ट्रायल कौन कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ अ फर्स्ट क्लास, प्रोवाइडेड वो किससे अप्रूवल लेके आया हो? हाई कोर्ट।
आइए, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे समरी ट्रायल हो सकता है? तो फर्स्ट एंड सेकंड तो बता ही दिया था। एक्चुअली फर्स्ट तो वही है, 2 साल तक का जेल वाला। दूसरा में अगर आपका थेफ्ट है, ये देखो थेफ्ट अभी पढ़ा है आईपीसी में, तो जो प्रॉपर्टी चोरी की गई है वो कितने वैल्यू की हो, 2000 तक, है ना। और भी देखो आगे, स्टोलन प्रॉपर्टी तो घूम फिर के वही है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 तक। उसके बाद तुमने स्टोलन प्रॉपर्टी को छिपाया है ना, फिर वही बात, उसकी वैल्यू कितनी है, 2000 तक। उसके बाद कौन सा सेक्शन, 454 एंड 456। उसके बाद मालूम चला तुमने शांति को भंग किया है, शांति को भंग किया है, उसका भी हो सकता है। या ऊपर के जितने भी ऑफेंसेस मैंने अभी पढ़ाया, ये सारे ऑफेंसेस, उसको अगर तुम बढ़ावा दे रहे हो, बढ़ावा का मतलब भड़का रहे हो, अबेटमेंट का मतलब उकसाना, अबेटमेंट का मतलब उकसाना, लिखा भी होगा, है ना। अगर उकसा रहे हो तो भी उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। अच्छा, ऊपर लिखे गए फॉर गोइंग ऑफेंस का मतलब ऊपर लिखे गए सारे ऑफेंस का अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी इसी में आएगा। तो अरे भाई, ऊपर के ऑफेंसेस, मेन ऑफेंसेस का जब हो रहा है समरी ट्रायल, तो अटेम्प्ट तो ऐसे भी आधा होता है, याद है ना, अटेम्प्ट जनरली क्या होता है, आधा होता है। और उसके बाद मालूम चला कोई भी ऐसा ऑफेंस है और कंप्लेंट ही किया गया है इसी सेक्शन, मतलब ये जो है ना, ये एक्ट है, इस एक्ट के कौन से सेक्शन में, सेक्शन 20 का केस है, तो वो भी समरी ट्रायल में आ सकता है। पशुपालन से जुड़ा हुआ दिख रहा था ना। अच्छा, कभी भी किसी एक्ट में तुम्हारे ऊपर क्या लगा दिया गया, फाइन, पेनल्टी, और पेनल्टी तुमने नहीं भरा, तो फिर उसके बदले जेल होगा। जेल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। जैसे उस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता था 3 साल, तो 3 साल का 1/4 निकालो, है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स तक का आपको जेल दिया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट। क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, है ना। चलिए, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्च वारंट। बताइए सर्च वारंट कब कब इशू हो सकता है। पहला, कोर्ट को ऐसा लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस आदमी को हम बोलेंगे कि तुम ये डॉक्यूमेंट या ये चीज़ लेके आओ, मुझे नहीं लग रहा वो लेके आएगा, तो जब वो लेके नहीं आएगा तो उसके घर का क्या करा दो, सर्च वारंट, और खुद खोज के लाओ। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट है हम उससे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पास वो चीज़ है, तो बोल रहा है तुम्हारे नहीं, मेरे पास नहीं, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसी के पास, तो अपने मुंह से बोल नहीं रहा, तो सर्च वारंट करूंगा तो पकड़ेगा ना। सर्च वारंट में क्या होता है, सर्च करके पकड़ा जाएगा। सर्च वारंट में तीसरा भी है, मालूम चला कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस इंक्वायरी ट्रायल में उसका सर्च करना बहुत जरूरी है, सर्च होगा तभी जाके ट्रायल अच्छा होगा, तो उस केस में भी वो सर्च करा सकता है ना। चलिए, एक चीज का अभी देखो, अभी ऊपर जो पढ़ा हमने वो समान का था, डॉक्यूमेंट और थिंग, हर जगह क्या वर्ड चल रहा था, डॉक्यूमेंट और थिंग, डॉक्यूमेंट और थिंग। इस बार बताइए, डॉक्यूमेंट का सर्च होगा या पर्सन का सर्च होगा, आदमी को खोजा जा रहा है। क्यों आदमी को खोजा जा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि उस आदमी को कन्फाइन कर लिया गया है विदाउट एनी लीगल ऑफेंस, मतलब इसमें अपहरण का केस आ सकता है ना। कि बात समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कि उस आदमी, किसी आदमी को कोई उठा के लेके चला गया, अब बहुत बार तो पुलिस ऑफिसर उठा के लेके चला जाता है और उसकी एंट्री नहीं करता है, ऐसा भी केस होता हुआ नजर आया है। तो उस केस में अगर कोई पहुंच गया तो उस आदमी का भी सर्च वारंट इशू हो जाता है और पुलिस को कहा जाता है उस आदमी को ढूंढ के मेरे सामने प्रेजेंट कीजिए। अगला, अगला बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, इस केस में क्या हो रहा है पहले बताओ। कोई जगह का सर्च करना है क्योंकि हमें लग रहा है कि वहां पे चोरी का सामान रखा गया, तो क्या उस जगह का भी सर्च हो सकता है। जैसे आरोप है कि इस गोडाउन में चोरी का सामान रखा जाता है, या इस गोडाउन में प्याज भर के रख दिया है ना, जब धीरे धीरे प्याज का दाम बढ़ेगा तो निकालेगा, है ना। तो क्या उस सब का सर्च हो सकता है पता करने के लिए। जैसे बहुत बार पता चला है कि माउंट चला किसी पार्टी में सांप वाप लाया गया है, तो ऐसा ऐसा कंप्लेंट आया कि इस पार्टी में क्या लाया गया है, सांप, और सांप के जहर को किसके तरह, नशे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बताइए सांप भी क्या सोचता हो, क्या बनेगा रे सांप तू, है तुम्हारा जहर निकाल के, बताइए लोग नशा कर रहा है तो क्या बनेगा सांप यार, है कि नहीं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या वहाँ का सर्च किया जा सकता है, पुलिस आ सकती है, सर्च कर सकती है, और सर्च हुआ भी है, और तुम लोगों को पता ही होगा भी ये केस चल रहा है, ये 1-2 दिन हुआ है, अरेस्ट हुआ फिर छूट गया, शायद शाम को अरेस्ट हो गया फिर से।
इसे नहीं, शाम में बोल रहे तो शाम में फिर तो छूट गया। अरे गजब का, ये एक आज तक चैनल, एक अभी तक चैनल है। मेरे क्लास में तो पूरा है। वो बोला कि शाम में, तो ये बोला कि नहीं शाम में ही देखा मैंने, छूट भी गया वो। तो एक है आज तक, एक है अभी तक। है? अच्छा अब तक है। चलिए कोई बात नहीं है। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया KHATAM खत्म।